गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था इंग्लिश ग्रामर में, जिसका नाम था डिटर्मिनर्स। और हमने ये पढ़ लिया था कि डिटर्मिनर्स की काइंड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। आपको मालूम हो जाएगा आप कौन कौन से। सबसे पहले आर्टिकल्स, उसके बाद जो पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, और उसके बाद क्वांटिफायर्स होते हैं। तो हम आर्टिकल से स्टार्ट किए थे कल, जिसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल द को पढ़ लिया था कि द का यूज़ हम कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। आज हम आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें ए और एन आते हैं। तो आइए ए का यूज़ देखते हैं कि हमको कैसे करना है। देखिए, वी यूज़ ए। हम ए का यूज़ कब करते हैं? व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी भी चीज़ को पहली बार मेंशन करते हैं, पहली बार उसका वर्णन करते हैं, तब हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा। ये आपने पहली बार कुत्ते की बात बोली। अब आप कुत्ते के बारे में कुछ और बताना चाह रहे हैं कि कुत्ता बहुत भूखा था, तो अब आप अ डॉग वॉज वेरी हंग्री नहीं लगाएंगे, अब आप लगाएंगे द डॉग वॉज वेरी हंग्री। क्योंकि कल हमने द के यूज़ में ये पढ़ा था कि जब आप किसी का वर्णन पहले कर चुके होते हैं और उसके बाद दोबारा उसके बारे में बताते हैं, तब आप उसके लिए द का यूज़ करते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ए यूज़ करेंगे, और जब आप उसी पर्सन के लिए या उसी ऑब्जेक्ट के लिए आप दोबारा बात करेंगे, तब आप उसके लिए द यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट देयर इज़ अ वुमन वेटिंग फॉर यू। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए का इस्तेमाल करते हैं हम उन शब्दों के लिए जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं, और एन का इस्तेमाल हम उन वर्ड्स के लिए करते हैं जो वॉवल की साउंड देते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात आपको फिर से एक बार पढ़नी है कि जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, जैसे वुमन, ये व से स्टार्ट हो रहा है और व जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वो वुमन, तो इसके पहले आप द यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ वुमन, एक औरत है, एक महिला है, वेटिंग फॉर यू, जो आपका इंतज़ार कर रही है। बिफोर अ वर्ड विद लॉन्ग साउंड ऑफ यू, जो यू की लॉन्ग साउंड देते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अब आप देखेंगे कि ये ए ई आई ओ यू मतलब ये वॉवल है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट्स है, हमें ये देखना है कि ये साउंड कैसी दे रहे हैं। तो ये साउंड किसकी दे रहा है? यू की लॉन्ग साउंड दे रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अदरवाइज हम इसके साथ एन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉवल साउंड देता है, लेकिन यहाँ पर ये य की साउंड दे रहा है। हिंदी की बात करें तो ये व्यंजन या होता है, तो ये व्यंजन की हमें ध्वनि दे रहा है, स्वर की ध्वनि नहीं दे रहा है। ठीक, तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ ए लग गया। यू यानी कि यहाँ पर बड़े यू की मात्रा, यू लॉन्ग साउंड है यू की, तो यूनिफॉर्म अ यूनिफॉर्म। यूजफुल बुक, अ यूजफुल बुक। यूरोपियन, तो अ यूरोपियन। यूनिक, तो अ यूनिक। तो 3 यूज़ हमको समझ में आ गए। जब हम किसी को फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं तब हम ए का यूज़ करते हैं। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हम उससे पहले ए का यूज़ करेंगे, और अगर यू से स्टार्ट हो रहा है बट लॉन्ग साउंड है यू की, तो हम उससे पहले ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बिफोर द वर्ड वन, बिकॉज वन साउंड्स एज इफ इट बिगन्स विद अ डब्ल्यू। अ वन वे स्ट्रीट, यानी कि अगर कोई शब्द है जो वन से स्टार्ट हो रहा है, वन, व, अब आप देखेंगे कि ये जो लेटर है ये क्या है? ये वॉवल है, बट ये वॉवल साउंड नहीं दे रहा है। आप इसको क्या पढ़ेंगे? वन, व पढ़ेंगे, और व हिंदी में क्या होता है? व्यंजन होता है। तो आवाज़ आपको देखनी है, स्वर की आवाज़ आ रही है या व्यंजन की आवाज़ आ रही है। सेम सिचुएशन यहाँ थी। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, य की साउंड आ रही है, और य क्या है? या व्यंजन है। यहाँ पर व की साउंड आ रही है, और व क्या है? वह व्यंजन है। जैसे अ वन वे स्ट्रीट, तो ये स्ट्रीट तो नाउन हो गया, वन वे स्ट्रीट नाउन फ्रेज हो गया। अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीट। डिटर्मिनेंट्स में हम क्या बताते हैं? डिटर्मिनेंट्स में हम बताते हैं कि कोई चीज़ कौन सी है या कोई चीज़ कितनी है। हाउ मच बताते हैं, हाउ मैनी बताते हैं, या कौन सी बताते हैं, विच बताते हैं कि कौन सी चीज़ है वो। ठीक, तो अ वन वे स्ट्रीट, तो अब यहाँ पे आप ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कि ये वन वे स्ट्रीट है। इसी तरह से वन आइड मॉन्स्टर, एक आंख वाला भूत, तो यहाँ पर वन है, तो वन के अकॉर्डिंग आप यहाँ ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। वन ईयर कोर्स, तो यहाँ वन से पहले ए लगाएंगे। वन वीक हॉलीडे, एक हफ्ते का हॉलीडे, तो ए लगाया आपने। अक्सर बच्चे गलती कर देंगे ये देखकर
कि ओ से स्टार्ट हो रहा है तो आंख बंद करके वो एन लगा देंगे। तो हमें ये नहीं देखना है कि वो बिगिन किससे हो रहा है, हमको ये देखना है कि वो साउंड कौन सी प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड वो वोवेल प्रोड्यूस कर रहा है या साउंड वो कॉन्सोनेंट की प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ए का यूज था। आगे देखिए, और द इंडेफिनिट आर्टिकल ए ऑल्सो मीन्स वन। अच्छा, ए का मतलब जो है वो एक के लिए होता है। वी कैन यूज ए और वन एज फॉलो। तो हम एक अगर लगाना चाह रहे हैं तो हम एक के लिए ए भी यूज कर सकते हैं और वन भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही कीप्स अ डजन स्नेक्स एज पेट्स, वो पेट्स के रूप में 1 दर्जन सांप अपने पास पाल कर रखता है। तो यहाँ पर 1 डजन भी लगा सकते हैं और अ डजन भी लगा सकते हैं। ठीक, दोनों का मतलब सेम है। आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुकी हूँ, 100 टाइम्स, 1000 बार, टू लीव मी अलोन, कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स टू लीव मी अलोन। तो यहाँ पर 100 टाइम्स भी लगा सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स टू लीव मी अलोन। तो ए और वन यहाँ पर एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाते हैं, यानी कि आप वन की प्लेस पर ए और ए की प्लेस पर वन यूज कर सकते हैं। अब एन का यूज देखिए। एन का यूज हम कहाँ करेंगे? बिफोर अ नाउन विच बिगिंस विद अ वोवल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज और वोवल साउंड से पहले एन का यूज। जैसे दे से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल अगर आप रोज खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, मतलब आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसी एक कहावत है, ऐसी एक प्रोवर्ब है। तो एन एप्पल लगाया ना आपने, एन एप्पल, एप्पल से पहले एन, क्योंकि यहाँ साउंड किसकी है? एप्पल। ए क्या होता है? स्वर होता है। तो एन एप्पल अ डे, अब डे से पहले ए लगा दिया आपने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू मीन ओनली वन इन क्वांटिटी। जब आप वही एक क्वांटिटी बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी है, केवल एक है, तो उसके लिए आप ए और एन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो एन लगाइए, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ए लगाइए। जैसे शी इज़ एन ओनली चाइल्ड, अब ये ओनली है, ओ से स्टार्ट ये हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आप इसको ओनली पढ़ रहे हैं, यानी कि ओ साउंड आ रही है। जब वन लिखा था तब किसकी साउंड आ रही थी? व की साउंड आ रही थी, तो वहाँ पर आप उसके साथ ए लगा रहे थे, यहाँ पर आप उसके साथ एन लगाएंगे, तो ओनली के साथ एन लगेगा। और ओनली का मतलब केवल, और एन का मतलब एक, एक केवल बच्चा है। शी इज एन ओनली चाइल्ड। बिफोर अ नाउन दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप या स्पीसीज। अगर किसी ग्रुप की बात की जाए, जैसे एन ऑस्ट्रिच हैज़ ओनली 2 टोज ऑन ईच फुट, तो यहाँ पर एन ऑस्ट्रिच का मतलब एक ऑस्ट्रिच के नहीं, ये ऑस्ट्रिच की पूरी स्पीसीज के लिए, ऑस्ट्रिच की पूरी कम्युनिटी के लिए आप जो है वो एन का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न होगा कि एन का यूज़ हम एक के लिए भी करते हैं और एन का यूज़ हम पूरे ग्रुप के लिए भी करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ सिंगल यूज़ हो रहा है और कहाँ सिंगुलर के लिए, कहाँ ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है। तो एन ऑस्ट्रिच हैज़ ओनली 2 टोज ऑन ईच फुट, यानी कि ऑस्ट्रिच के हर एक पैर पर 2 टोज होते हैं, तो ये सारे ऑस्ट्रिच की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ साइलेंट एच। अब बहुत सारे जो शब्द हैं वो एच से स्टार्ट होते हैं, बट आप साइलेंट एच बोल सकते हैं, यानी कि एच की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है वहाँ पर। तो जैसे आप HOWR है, तो इसे आप हावर नहीं पढ़ते, इसे आप आर पढ़ते हैं, आर भी पढ़ते हैं, आवर भी बोलते हैं कुछ लोग, तो इसे आप आवर बोल सकते हैं। ठीक, या आर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ से स्टार्ट हो रही है तो इसलिए एन। इसी तरह से ये हॉनेस्ट मैन नहीं है, ये क्या है? ऑनेस्ट मैन है। ओ कैसी साउंड है? स्वर की, तो आप इससे पहले एन लगा रहे हैं। एयर, इसे हेयर नहीं पढ़ते, ये है एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी आपका, ऐसा व्यक्ति जो आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद लेने वाला है, वो आपका एयर है, उत्तराधिकारी है। तो ये एन एयर। इसी तरह से एन ऑनर, ऑनर ऑ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से ये है एन ऑनरेबल मैन, तो ये हॉनरेबल मैन नहीं है, क्या है? ऑनरेबल मैन है। तो जहाँ पर भी एच साइलेंट आ रहा है, कहने का मतलब आप एक एक करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। मेन बात, मोटी बात क्या है, आप ये देख लीजिए कि साउंड किसकी आ रही है। साउंड अगर स्वर की आ रही है आप बेधड़क एन लगाइए, साउंड अगर व्यंजन की आ रही है आप ए लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिफोर अब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब शॉर्ट फॉर्म है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। सम ऑफ विच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट।
अब जैसे एब्रीविएशन है, ये एमपी है, एमपी। अब आप सोचेंगे कि ये तो एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप देखो एम में आप सबसे पहले कौन से शब्द, कौन सा अक्षर बोलते हो? एम, ए से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो एमपी से पहले आप एन लगा रहे हैं, ए नहीं लगाएंगे। इसी तरह से देखिए एसपी, एसपी आप पहला अक्षर आपका क्या है? ए, एसपी में ए है, और ए क्या है? स्वर का साउंड है, तो फिर यहाँ पर आप एन लगाएंगे। इसी तरह से देखिए एक्सरे, एक्स ए से स्टार्ट हो रहा है, तो एन एक्सरे। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, ए और एन की जो गलतियां हैं वो आपसे कभी नहीं होंगी। अब देखिए ओमिशन ऑफ ए एंड एन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? कि ओमिशन का मतलब हमें ये देखना है कि ए और एन का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है ये तो हम सीख जाते हैं, लेकिन गलती हम कहाँ कर देते हैं? जब हमें ये नहीं पता होता कि हम इसका यूज़ कहाँ नहीं करें। तो कहाँ नहीं करेंगे? देखिए ए एंड एन आर नॉट यूज्ड विथ, कहाँ कहाँ नहीं होगा? बिफोर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स अगर हैं तो वहाँ आप उससे पहले ए और एन मत लगाइए, क्योंकि ए और एन का मतलब सिंगुलर के लिए होता है, एक के लिए होता है। तो आप डॉग्स, चेयर्स, ट्राउजर्स, पेंट्स, इनके साथ ए और एन नहीं लगाएंगे। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, उनसे पहले भी आप, क्योंकि वो काउंट तो नहीं कर सकते ना, फीलिंग्स हैं वो तो उनके साथ भी आप ए और एन नहीं लगाएंगे। गोल्ड है, एडवाइस है, पेशेंस है, लॉयल्टी है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, मील्स जो होते हैं आपका भोजन जो है, उसके साथ भी आप ए और एन का यूज़ नहीं करते। जैसे ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो भोजन है वो होता है ब्रंच। बीच का मत मानिए, ऐसा मान लीजिए कि जो इंसान ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, लंच नहीं कर रहा, ब्रेकफास्ट लंच को मिलाकर अगर कुछ खाता है तो वो ब्रंच है उसका। तो ब्रंच शेल बी सर्व एट 12 ओ क्लॉक। देखो 12 ओ क्लॉक ना तो ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का टाइम है, तो 12 बजे आप क्या खाएंगे? 12 बजे आप खाएंगे ब्रंच। तो इससे पहले भी आप ए और एन नहीं लगाएंगे। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम है, उससे पहले भी आप ए और एन लगाएंगे। मोहित है, दिवाली है, क्रिकेट है, नहीं लगाएंगे आप इससे पहले ए और एन। इन सर्टेन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस एंड स्पेशल फ्रेजेस, कुछ जगह पे ऐसी हैं जो मतलब ईडियम्स के रूप में यूज़ होते हैं या फिर फ्रेज के रूप में ऐसे इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर आप ए और एन नहीं लगाते हैं। जैसे बाई अ बस नहीं बाई बस, ऑन अ फुट नहीं ऑन फुट, इन बेड, एट डिनर, गो होम, तो यहाँ पर आप ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो ये छोटी छोटी बट इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आर्टिकल से रिलेट करती थी। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप द लगाते हैं, नॉन पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप ए और एन लगाते हैं। ए और एन में वॉवल साउंड अगर क्रिएट होती है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड अगर क्रिएट होती है तो फिर आप उसके लिए ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम एक प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं जो आपकी बुक से है। इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे ए का यूज़ किया। एंड इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ द आ गया। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज, यहाँ द आ गया, विच enjoys an international status. It is also known an international language. Americans are one of the biggest groups of people who speak English as their native language. In India, it is recognized as an official language. इतनी जगह आपने आर्टिकल यूज़ किए। तो इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज से पहले नो आर्टिकल। ठीक है, इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अब लैंग्वेज एक नाउन है और वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज से पहले आप आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं अ, वेरी है तो वेरी कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ यूज़ होगा। इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वही दुनिया, कौन सी? अ वर्ल्ड नहीं, कोई सी भी दुनिया नहीं, वही दुनिया जिस दुनिया में हम रहते हैं। पर्टिकुलर वर्ड है, इसके लिए हमने उससे पहले द लगाया। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज। अब देखो एक बार मेंशन हो चुका इंग्लिश के बारे में, अब जब दूसरी बार मेंशन होगा तो द, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज विच enjoys एन इंटरनेशनल स्टेटस, यानी कि जिसको इंटरनेशनल स्टेटस, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंटरनेशनल ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। अमेरिकन आर वन ऑफ द बिगेस्ट, अब बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। हु स्पीक इंग्लिश एज देयर नेटिव लैंग्वेज, इन इंडिया इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल ऑ से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दिया। तो इस तरह से हम आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे।
आगे ये पैराग्राफ और भी है। English is the language of the media industry. English is the language of the media industry. If you speak English, you won't rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favorite books, songs, films, and TV shows. English is the language. English is the language. Particular language है English. किसकी? पर्टिकुलर मीडिया इंडस्ट्री की। कोई सी भी मीडिया इंडस्ट्री नहीं, जो मीडिया इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसी मीडिया इंडस्ट्री की इंग्लिश लैंग्वेज है। इफ़ यू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, यू वॉन्ट रिलाई ऑन ट्रांसलेशन एंड सबटाइटल्स, तो आपको ट्रांसलेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबटाइटल्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फेवरेट बुक्स को, टीवी शोज़ को, सॉन्ग्स को, फिल्म्स को एंजॉय कर पाएंगे। English is also the language of the internet. The internet. Many websites are written in English. You will be able to understand them and to take part in forums and discussions. Learning English is important and people all over the world decide to study it as a second language. As a second language. तो देखिए फिर से वही, English is also the language, फिर the internet, the world और a second language, एक दूसरी भाषा, second, a second, ठीक। अब इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई इज इंग्लिश कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज? इंग्लिश को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? वाई, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर मीडिया इंडस्ट्री? मीडिया इंडस्ट्री के लिए इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है? हाउ हैज़ इंग्लिश बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड? इंटरनेट वर्ल्ड की एक एसेंशियल पार्ट जो है वो इंग्लिश कैसे बन चुकी है? इन तीनों के आंसर आपको लिखने हैं। तो मैं इन तीनों के आंसर लिखने का काम जो है वो आप पर छोड़ देती हूँ। आपने प्रेजेंटेशन पढ़ लिया है, अब आप इनके आंसर्स अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और तो आज की वीडियो अब हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम आर्टिकल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप आर्टिकल्स को और अच्छे से अपनी बुक से स्टडी कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।